नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर की एक नई क्लास में। दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूं लेकर करंट अफेयर के वो 10 सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आगे आने वाले घंटे में हम वो 10 क्वेश्चन और उससे जुड़े हुए स्टैटिक्स जीके को पढ़ेंगे और साथ ही प्रीवियस मंथ के जो हमारे करंट अफेयर गुजरा है उसके क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है, कड़ी मेहनत वो चाबी है जो किस्मत के बंद दरवाजों को खोल देती है। दोस्तों, अगर अपनी किस्मत बदलनी है तो उसके लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता है, वो है कड़ी। और इसके अलावा कोई शॉर्टकट कामयाबी का नहीं होता। जो कड़ी मेहनत करेगा देर सवेर उसको सफलता मिलनी निश्चित है। तो चलिए दोस्तों, मेहनत से और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन शुरू। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड ने नवजात शिशुओं के लिए मलेरिया की कौन सी पहली दवा को मंजूरी दी है। दरअसल दोस्तों, जो हमारा मलेरिया है ये जो आज तक जो हमारे 4.5 केजी के बच्चे होते हैं, केजी के नवजात बोले तो जो 6 माह से कम के से कम आयु के इन बच्चों के लिए आज तक मलेरिया की कोई दवा नहीं थी। मतलब आज तक इनके लिए मलेरिया की कोई दवा मंजूर नहीं की गई थी। अब जो स्विट्जरलैंड है वहां पर नोवाट्रिस कंपनी ने क्या किया है, एक दवा विकसित की है। किसके लिए? जो 4.5 केजी से कम वजन के बच्चे हैं उनके लिए कौन सी दवा विकसित की है, तो उसका नाम है कार्ट्रम बेबी। इस नाम की इन्होंने ये दवा विकसित की है। यानी जो बच्चे नवजात हैं, 4.5 किलो से कम वजन के हैं, उनको अगर मलेरिया हो जाता है तो हम इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले ऐसी कोई दवा नहीं थी जिसका उपयोग हम नवजात बच्चों के लिए मलेरिया की बीमारी में कर सके। ठीक है। और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है, तो जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ पर जो हर वर्ष प्रति वर्ष बच्चे पैदा होते हैं उनमें 30 मिलियन बच्चे जो हैं वो किससे प्रभावित हैं, 30 मिलियन बच्चे मलेरिया से प्रभावित, यानी मलेरिया के खतरे के अंदर है। यानी इन बच्चों में मलेरिया होने की संभावना है अफ्रीका में। तो इसलिए माना जा रहा है जो अफ्रीका के 8 देश हैं, 8 देश इसको बहुत जल्दी से मंजूरी देंगे, क्योंकि वहां पर सबसे अधिक प्रभावित है। अफ्रीका के कौन से देश, जैसे केनिया, तंजानिया, युगांडा, नाइजीरिया, मालावी, मोजाम्बिक, बुर्किना फासो और आइवरी कोस्ट। तो इन देशों में इसे शीघ्र ही मंजूरी मिलने की संभावना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। अब मैं बात करूं इससे जुड़े हुए स्टैटिक्स जीके की। तो ये जो हमारा मलेरिया है, क्या है मलेरिया, तो ये किसके कारण होता है, तो ये परजीवी के कारण होने वाला रोग है। किसके कारण? परजीवी के कारण। ठीक है। और परजीवी के कारण होता है, तो कौन से परजीवी के कारण होता है, तो इस जो परजीवी होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला रोग है। अब इस प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है, यानी इसे मानव में पहुंचाता कौन है, तो इसका वाहक होता है एनाफ्लीज मादा मच्छर। ठीक है। तो मादा एनाफ्लीज जो है इसको पहुंचाने में क्या होती है, वाहक होती है। ठीक। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा ये मानव में पहुंचाया जाता है। ठीक है। अगर अब मैं बात करूं परजीवी से होने वाले अन्य रोग कौन से हैं, परजीवी से होने वाले अन्य रोग,
इसके लिए क्या है, एक ट्रिक है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। वो क्या है, पापा काम पर सोते हैं, ठीक है, पापा काम पर सोते हैं। पापा काम पे नहीं सोते, लेकिन क्या है, एक ट्रिक है। कभी आप सोचने लगे पापा तो काम पर सोते हैं क्या, तो पे से क्या है, तो पी से यानी पा से है पाइलिया, जो हमारे दांतों में लगता है ना, पाइलिया। तो ये क्या है, परजीवी से होने वाला रोग है। उसके बाद पेचिस, पेचिस लूज मोशंस, तो ये भी किससे है, तो ये परजीवी से। फिर का से काला जार, माँ से मलेरिया, और सोने का क्या हो गया, निंद्रा रोग, निंद्रा रोग। तो ये रोग जो परजीवी के कारण होते हैं, कौन से, पाइलिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया और निंद्रा रोग, ठीक है, ये परजीवी के कारण होने वाले रोग हो गए। अब अगर मैं बात करूं स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड को एक बार हम मैप में देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत, और अगर हम इसको जूम कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि जो ये स्विट्जरलैंड है बड़ा छोटू सा देश है, आपको ऐसे दिखेगा ही। तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। अगर हम भारत से पश्चिम की ओर चलें तो हम पहुंचेंगे कहाँ पर, यूरोप में। तो ये हो गया यहाँ से यूरोप, ठीक है, ये यूरोप हो गया। और इसमें आप देखेंगे तो फ्रांस की सीमा के पास एक छोटा सा देश है जिसको हम स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये घड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विश्व की सबसे अच्छी घड़ियाँ यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर घड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और जो यूरोप में आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में इसका सर्वाधिक विस्तार है। अगर मैं बात करूँ तो फ्रांस और ये स्विट्जरलैंड, इसकी सीमा पर एक पर्वत है जिसका नाम है जूरा पर्वत। तो जूरा पर्वत कहाँ मिलेगा, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर मिलेगा। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये विश्व के मुख्यालयों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बड़े संस्थाओं के मुख्यालय हैं, तो मुख्यालयों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये हो गई हमारी जानकारी किसके बारे में, तो स्विट्जरलैंड के बारे में। अगर स्विट्जरलैंड के बारे में बात करें तो यहाँ का एक जेनेवा शहर, जेनेवा शहर है जहाँ पर क्या है, मुख्यालय है। और यहाँ पर ही एक जेनेवा नाम की झील भी है। तो जेनेवा नाम की झील कहाँ पर है, तो ये भी स्विट्जरलैंड में है। तो ये हो गया हमारा स्विट्जरलैंड के बारे में पूरी जानकारी। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो हमारे पुस्तकालय यानी पढ़ने का काम कैसा है, लोहे के चने चबाने वाला, तो इसलिए हमने लोहानी, कौन से, अश्वनी लोहानी को बनाया गया है। हाल ही में एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन भूमि साउथ कोरिया में हुआ है। साउथ कोरिया भूमि में इसका आयोजन हुआ है। आप मुझे बताएंगे साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, क्या इसकी राजधानी का नाम है, वो आप मुझे बताएंगे। हाल ही में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया। तो राजीव गांधी योजना का जो शुभारंभ है वो कहाँ किया जाएगा, जहाँ कांग्रेस की सरकार होगी। और अभी कांग्रेस की सरकार कहाँ पर है, हमीरपुर में, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में FATF, हाल ही में FATF
हाल ही में FATF 2025 के अनुसार भारत में किन आतंकवादी घटनाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके फंडिंग की गई। दोस्तों एक संस्था है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या नाम है इसका? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, टास्क फोर्स। और ये क्या कार्य करती है? तो ये कार्य करती है जितने भी आतंकवादी संगठन हैं या नहीं, जितने भी देश हैं वो अपनी फंडिंग का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखने के लिए G7 देशों द्वारा, किस देशों द्वारा? G7 देशों द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। और कब की गई? तो 1985 में इसकी स्थापना की गई। 1985 में इसकी स्थापना की गई, सॉरी 1989 में इसकी स्थापना की गई। तो कब स्थापना की गई? 1989 में इसकी स्थापना की गई। किसके लिए? जो फंडिंग होती है उसके सही इस्तेमाल के लिए इसकी स्थापना की गई G7 देशों द्वारा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि भारत में जो 14 फरवरी 2019 को जो घटना घटी थी, जिसमें पुलवामा में हमारे सैनिकों की काफिले पर हमला किया गया था, और एक घटना 2022 में गोरखनाथ मंदिर के आतंकवादी हमला। यहाँ पर क्या हुआ था? एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रेडिकलाइज यानी एक इस्लामिक आतंकवादी था जिसने यहाँ पर कटार लेकर वहाँ के सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया था। तो इसमें भी बताया गया है कि इसमें किसका प्रयोग किया गया? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया गया है यहाँ की आतंकवादी घटनाओं की फंडिंग के लिए। तो कौन कौन सी हो गई? एक पुलवामा हमला और दूसरा गोरखनाथ मंदिर हमला, ठीक है। तो ये जानकारी किसने दी? तो ये जानकारी बताई गई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिसका हेडक्वार्टर हमारे पेरिस, फ्रांस में है, और जो फंडिंग पर ध्यान रखता है कि कौन सा देश किस अपनी फंडिंग का कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो G7। अब बात करें G7 में हाल ही में इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई? तो हाल ही में इसकी मीटिंग कहाँ पर? कनाडा में इसका 51वां सम्मेलन हुआ, जिसमें हमारे PM मोदी जी ने भी भाग लिया। G7 एक क्या है? ग्रुप ऑफ 7, जो अमीर देश है, 7 देश है, उनका संगठन है। कौन सा? ये G7। और इसकी स्थापना G7 देशों द्वारा मिलकर की गई थी, ठीक है। तो G7 देशों द्वारा इसकी मिलकर स्थापना की गई थी। और 2014 से पहले ये क्या था? G8 था। और 2014 में जब क्रीमिया और रूस ने हमला किया तो रूस को इससे बाहर कर दिया गया, और तब से ये G7 है। और इस बार इसकी मीटिंग कहाँ हुई? तो कनाडा में इसकी मीटिंग हुई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। चलिए, तो ये था वो हमारा पुलवामा आतंकी हमला, जहां हमारे सैनिक के काफिले पर यह आतंकवादी हमला किया गया था और 40 जवान हमारे शहीद कर दिए गए। अब बात करें, अगर किसकी बात करें तो फ्रांस की। तो फ्रांस, ये रहा हमारा फ्रांस। अभी मैंने आपको बताया स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी क्या है? पेरिस। और स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो जूरा पर्वत है। और ये जो पेरिस है, कौन सी नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, अब देखते हैं हमारे रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस। अवैध, अघोषित और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? हमारे यहाँ पर जो अवैध, अघोषित और अनियमित मछली पकड़ने के लिए है, उसके लिए दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी जिस दिन पर्यावरण दिवस होता है उस दिन ही इसको मनाया जाता है। हाल ही में फ्लिपकार्ट को किस संस्थान से NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के नाम पर लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो ये लाइसेंस देती है हमारी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हाल ही में भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम क्या रखा गया है? तो तेंदुलकर और एंडरसन
सीरीज इसका नाम रखा गया है। ये हमारे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं टेस्ट मैचों में, और ये टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज। हाल ही में भारत किस देश के साथ 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है? आपको मालूम है कि हमारे जो पीएम मोदी जी हैं वो कहाँ पर हैं? वो 5 देशों की 8 दिवसीय यात्रा पर है। 8 दिवसीय यात्रा पर है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ गए? तो वो घाना, उसके बाद त्रिनिदाद और टोबैगो, उसके बाद वो अर्जेंटीना गए। मैंने आपको यहाँ के सब सारे अवार्ड पढ़ाए थे। और उसके बाद कहाँ पहुँचे? ब्राज़ील पहुँचे, और ब्राज़ील में सम्मानित किया गया, ठीक है। ब्राज़ील में किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा द्वारा इनको यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर मोदी जी ने लूला हमारे पीएम मोदी जी और राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, इन्होंने तय किया है कि 2030 तक जो हमारा अब व्यापार है जो वो 12.2 मिलियन का है, उसको हम क्या करेंगे? क्या कर देंगे इसको? 20 अरब डॉलर के व्यापार तक पहुंचा देंगे। कब तक? तो 2020 तक। इसमें किसने कहा है? तो ये हमारे पीएम मोदी और लूला डी सिल्वा ने तय किया है कि आने वाले जो 5 साल है उसमें हम व्यापार को और अधिक बढ़ा देंगे और दोनों के बीच जो संबंध है उसको मजबूत करेंगे। चलिए, तो ब्राजील से भारत ने क्या किया है? व्यापार के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है। अब बात करूं ब्राजील की, तो ब्राजील जैसा कि हम कल भी पढ़े थे कि ब्राजील कहाँ पर है? तो ये हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राजील इसका सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। क्या है? ब्राजीलिया है। अब ब्राजील में जितने भी देश हैं सबके साथ ब्राजील की सीमा मिलती है, सिर्फ 2 देशों को छोड़कर। और वो 2 देश कौन से हैं? तो वो 2 देश हैं, ये देखिए, चिली, एक देश हो गया चिली, और दूसरा कौन सा हो गया? इक्वाडोर। तो इन दोनों देशों की सीमा किससे नहीं मिलती? ब्राजील से नहीं मिलती, ठीक है। अगर मैं बात करूं अक्षांशीय विस्तार में, तो दुनिया में अक्षांशीय विस्तार यानी अगर मैं इनको ऐसे काट दूं पृथ्वी को 1 डिग्री 2 डिग्री, तो अक्षांशीय विस्तार में सबसे लंबा देश कौन है जिसका विस्तार सबसे अधिक अक्षांश में है? वो है चिली, और इसकी राजधानी क्या है? सेंटियागो, ठीक है। और एक हो गया इक्वाडोर। इसका नाम इक्वाडोर क्यों है? क्योंकि ये इक्वेटर पर पड़ने वाला देश है। इक्वेटर बोले तो भूमध्य रेखा, या इसे 0 डिग्री लाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 0 डिग्री लाइन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और कितने देश पड़ते हैं? तो 3 देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ठीक है। कोलंबिया की राजधानी क्या हो गई? बोगोटा हो गई, ठीक। तो ये तीनों देश इस पर पड़ते हैं। यहाँ पर 3 तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं, आप इसको याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका में 3 तरह के। ये जो अर्जेंटीना है यहाँ पर पाया जाता है पी से याद रखेंगे आप, पंपास, ठीक है। फिर उसके बाद ब्राजील में आप याद रखेंगे सी यानी पंपास, और ऊपर ब्राजील वाला क्षेत्र और ये वेनेजुएला वाला क्षेत्र है, इसमें मिलता है, आप रखेंगे एल यानी लानोस। तो आप याद रखेंगे PCL, कंपोज और लानोस, 3 तरह की घास यहाँ पर पाई जाती है। चलिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? तो चेनाब नदी पर बनाया गया। और चेनाब नदी का जो हमारा वैदिक काल में नाम है, क्या नाम है? अस्किनी, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस
7 जून को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की आर्थिक सलाहकार परिषद अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष एस महेंद्र देव जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसरो ने हाल ही में किस मिशन प्रोपेशनल सिस्टम को सफल परीक्षण किया है? हाल ही में इसरो ने क्या किया है? हमारे एक मिशन के प्रोपेशनल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों जो हमारा इसरो है ये एक गगन मिशन यान भेज रहा है, गगन मिशन, जिसमें हम क्या करेंगे, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को क्या करेंगे, अंतरिक्ष की सैर कराएंगे, अंतरिक्ष की सैर, ठीक है, अंतरिक्ष में लेके जाकर, और फिर क्या है 3 दिन बाद क्या करेंगे, इनको वापस लेकर आएंगे। ठीक है, कहाँ लेकर जाएंगे? तो ये जो हमारी पृथ्वी है इसके 3 ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3। तो यहाँ से मान लो आप 180 किलोमीटर, पृथ्वी से 180 किलोमीटर से, और ये लगभग 2000 किलोमीटर तक हमारा जो ऑर्बिट होता है वो है निम्न अर्थ ऑर्बिट, यानी निम्न अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, इसके बाद 2000 से, और ये लगभग 35,780 किलोमीटर तक ये है हमारा मिडिल अर्थ ऑर्बिट। और उसके बाद इससे ऊपर यानी 36,000 किलोमीटर से ऊपर जो अर्थ ऑर्बिट होगा उसको हम बोलते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। तो ये 3 ऑर्बिट हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो इसमें ये जो निम्न अर्थ ऑर्बिट यानी लो अर्थ ऑर्बिट है, इसमें लगभग 400 किलोमीटर पर हम इनको सैर कराकर लाएंगे गगनयान मिशन के तहत। और ये गगनयान मिशन कब जाएगा? तो ये 2027 में हमने लक्ष्य रखा है, तो इसको हम अंतरिक्ष में भेज देंगे। तो इसके लिए, इस मिशन के लिए अभी इसरो ने क्या किया है, एक मिशन के प्रोपल्शन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इसने अभी 2 परीक्षण किए हैं, एक 30 सेकंड का और एक 100 सेकंड का। यानी हम ये ट्राई करके देख रहे हैं कि उससे पहले की तैयारी को हम जांच लें। तो इसमें हमने गगनयान मिशन के लिए ये सब कुछ किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गगनयान मिशन और उसके बारे में पूरी जानकारी। और ये परीक्षण जो हमने किए हैं 30 सेकंड और 13 सेकंड के, 30 सेकंड और 100 सेकंड के, ये हमने कहाँ किए हैं? तो महेंद्रगिरी जो हमारा प्रोफेशनल केंद्र है, वहां से हमने इसका क्या किया है, मतलब इसको लॉन्च किया है, यानी इसका परीक्षण हमने किया है। ठीक है, 2 परीक्षण किए हैं, 30 सेकंड और 100 सेकंड के। अब अगर मैं बात करूं इसरो के बारे में, इसरो क्या है? इंटरनेशनल और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त यानी हमारे आज़ादी वाले दिन 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करूं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान हेड यानी अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में हेड वी नारायणन है, वी नारायणन इसके हेड है। अगर बात करूं इसके लॉन्चिंग स्टेशन की, यानी इसके ये अपने सैटेलाइट को कहां से लॉन्च करता है, तो इसके 2 लॉन्चिंग स्टेशन है। पहला सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहां पर है? तो ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। दूसरा जो इसका लॉन्चिंग स्टेशन है वो कहाँ पर है? तो वो हमारे कुलशेखरपट्टनम जो कहाँ पर तमिलनाडु में है, तो वहाँ पर इसका दूसरा लॉन्चिंग स्टेशन है। तो ये पूरी जानकारी हमारी इसरो के बारे में। ठीक है, और
उसके लॉन्चिंग स्टेशनों के बारे में होगी। ठीक है, तो अभी क्या है, भारत इसका गगनयान मिशन 2027 में भेजने वाला है। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय भाषाओं को शासन में बढ़ावा देने के लिए किसने भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया है? तो हाल ही में हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है उसने क्या किया है, उसने अभी ये भाषा अनुभाग लॉन्च किया है। तो किसने? संस्कृति मंत्रालय। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? तो 8 जून को ये मनाया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026-27 के लिए सुरक्षा परिषद में कितने गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव किया है? तो 5 गैर स्थायी सदस्यों का यूनाइटेड नेशन द्वारा चुनाव किया गया है। हाल ही में समुद्री ज्वार में फंसे 33 दुर्लभ खराई को भारत के किस राज्य के तट से बचाया गया है? ठीक, तो हमारे जो अरब सागर है, भारत के पश्चिम में जो अरब सागर है वहां पर क्या हुआ, तो 33 ऊंट कौन से वाले थे? ये ऊंट थे खराई ऊंट। ठीक है, तो ये खराई ऊंट, इनको 33 कहाँ फंस गए? तो एक तूफान में ये अरब सागर में फंस गए। तो इनको गुजरात के तट रक्षक बलों ने बचाया है। अब चर्चा में रहे हैं खराई ऊंट, तो हमें इनके बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। खराई ऊंट क्या है? तो ये अपने खारे पानी में रहने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, खारे पानी में कैसे? यानी ये मैंग्रोव वनस्पति पर जीवित रह सकते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर समुद्र के किनारे, जैसे हमारे सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में और गुजरात के कच्छ की खाड़ी में क्या है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जो खारे पानी में होने वाली वनस्पति है। तो उस पर जीवित रहने के लिए ये क्या जाते हैं, खराई ऊंट जाने जाते हैं। और गुजरात में वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो लगभग 4000 खराई ऊंट कहाँ पर? गुजरात में पाए जाते हैं। और अब आप याद रखेंगे, जो इनको रखने वाली जनजाति है उसको हम मालधारी समुदाय के नाम से जानते हैं। मालधारी समुदाय जो कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। तो आप याद रखेंगे गुजरात में कौन सा समुदाय पाया जाता है? तो ये मालधारी समुदाय। तो चलिए आगे आपको ऊंट भी दिखा देता हूँ, ये कौन से है। तो ये हमारे ऊंट हैं, ये कहाँ पर फंस गए थे? तो अरब सागर की खाड़ी में, अरब सागर में ये फंस गए थे। इनको वहाँ के तट रक्षक बलों ने निकाला, यानी बचाया। अब बात करें अगर गुजरात की, गुजरात हमारा एक तटीय राज्य है। ठीक है, ये हमारा तटीय राज्य कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। और ये क्या है? भारत का सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा रखने वाला राज्य है। यानी इसकी तटीय रेखा भारत में सबसे लंबी है। जो यहाँ पर समुद्र से मिलने वाली रेखा है, इसकी भारत में सबसे लंबी है। यहाँ पर एक क्षेत्र है सरक्रीक क्षेत्र, जो किसके बीच? पाकिस्तान और भारत के बीच क्या है? विवाद का कारण है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? ये विवाद का कारण है, सरक्रीक। अगर बात करूँ गुजरात की राजधानी हुई, यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल यहाँ पे आचार्य देवव्रत जी है। देवव्रत यहाँ के क्या है? तो यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ के सीएम कौन? पटेल यहाँ के सीएम हो गए। ठीक है, अगर बात करूँ यहाँ के नृत्यों के बारे में, इधर लिख देता हूँ। तो गुजरात के नृत्य, तो डांडिया, गरबा, उसके बाद भवई, ठीक है, रासलीला। ठीक, तो ये यहाँ के कुछ प्रमुख नृत्य हो गए। जैसे
डांडिया, गरबा, भवई, रासलीला और लाशिया और पनहारी। लाशिया और पनहारी ये इसके क्या हो गए, तो ये इसके नृत्य हो गए। अगर बात करूं यहाँ के नेशनल पार्क, तो कौन कौन से नेशनल पार्क है यहाँ पर, तो कच्छ मरीन, गिर, बेलावदार और वसंदा यहाँ पे क्या है, ये यहाँ के नेशनल पार्क हो गए। तो ये यहाँ के नेशनल पार्क हो गए। तो ये पूरी जानकारी हमारी किसकी, गांधीनगर के बारे में। ठीक। हाल ही में TCL इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को लगातार दूसरे वर्ष के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये किसने किया है, ये विराट कोहली जी को किया गया है। ठीक है, विराट कोहली जी को किया गया है। हाल ही में चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता की अध्यक्षता किसने की, तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। हाल ही में जिम्बाब्वे के किस रिजर्व में 50 हाथियों को मारने की अनुमति दी गई है, तो इस रिजर्व का नाम है सेव कंजर्वेशन वैली इसका नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में किस महान नेता की 125वीं जयंती पर डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी किया। ठीक है, तो क्या है, जिसको हमारे देश में सम्मानित किया जाता है, तो उनके सम्मान में क्या निकाला जाता है, डाक विभाग द्वारा क्या डाक टिकट जारी किया जाता है। तो अभी जो हमारे जनसंघ था, उसके जो नेता थे जिनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, उनकी क्या है, सम्मान में एक सिक्का जारी किया गया। जनसंघ क्या है, जिससे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी निकली है, वो जनसंघ था। ठीक, तो जनसंघ के नेता कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने कश्मीर के लिए अपना बलिदान भी दे दिया। और बीजेपी क्या नारा लगाती है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और इसी के लिए इन्होंने 370 भी कश्मीर से हटा दिया। जो भारत और कश्मीर के बीच में एक दीवार का काम कर रहा था, उसको भी हटा दिया। और 370 को कब हटाया गया, ठीक है, 370 को हटाया गया 5 और 6 अगस्त, यानी राज्यसभा और लोकसभा में 5 और 6 अगस्त को 2019 में बिल लाया गया। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं, उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, तो ये जारी किया गया है किसके द्वारा, तो एक सम्मेलन का आयोजन किया गया वहाँ पर दिल्ली में। और आयोजनकर्ता कौन था, तो हमारा जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित है। ठीक है, और इसके मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि की बात करें तो इसमें मुख्य अतिथि हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री, हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री। और वो कौन है हमारे, तो वो है हमारे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो हमारे क्या है पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। उनके मुख्य अतिथि इस सम्मेलन में शामिल हुए और वहाँ पर एक डाक टिकट जारी किया गया। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, तो ये जनसंघ के नेता थे, एक शिक्षाविद थे और एक चिंतक थे, जिनका भारतीय राजनीति में बहुत अच्छा योगदान रहा है। ये इनकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पिक्चर हो गई, और ये हमारे मंत्री हो गए, और ये जितेंद्र सिंह हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी। चलिए, हाल ही में डेटॉल ने किसे अपनी नई आई स्कूल पर्सनल केयर रेंज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, पूर्व कप्तान, उनको ये बनाया गया है।
हाल ही में गुजरात के कच्छ में हड़प्पा सभ्यता के कितने वर्ष पूर्व मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं? तो वो 2 है। कितने? 5000 साल वर्ष पुराने मिले हैं। हाल ही में भारत में रक्षा संपदा का नया महानिदेशक जर्नल ऑफ डिफेंस एसेट्स किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को, शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को ये नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किस इतिहासकार को सम्मानित किया गया? तो हमारे यहाँ पर प्रतिवर्ष यानी हर साल प्रतिवर्ष जो हमारे साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक सम्मान दिया जाता है। योगदान के लिए कौन सा सम्मान है? चिंथा रविंद्रन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो सम्मान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो चिंथा रविंद्रन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, किसके लिए? तो हर साल साहित्य और सामाजिक मुद्दों पर गहरा प्रभाव डालने वाले जो लेखक होते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। ठीक, तो इस बार ये हमारे शरण कुमार लिम्बाले किसको मिला है? तो 2025 का सम्मान किसे मिला है? तो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। और ये क्या है? एक मराठी भाषा के लेखक है, इनको ये सम्मान दिया गया है। अब ये सम्मान इनको 26 जुलाई को दिया जाएगा। ठीक है, 26 जुलाई को इनको ये सम्मान दिया जाएगा। तो कब दिया जाएगा? 26 जुलाई को ये सम्मान इनको दिया जाएगा। ठीक है, और इस सम्मान में जो पुरस्कार है वो क्या है? पुरस्कार क्या मिलता है इसमें? तो इसमें 50,000 तो रुपये मिलते हैं। ठीक है, 50,000 रुपये मिलेंगे, एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, और एक क्या मिलेगा इनको? एक शील्ड टाइप क्या मिलेगा? स्मृति चिन्ह मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा इनको? एक स्मृति चिन्ह इसमें दिया जाता है। तो अभी किसे मिला है? तो शरण कुमार लिम्बाले को इस बार दिया गया है, जो मराठी लेखक है। अब लिम्बाले जी से आप परिचित हो सकते हैं, ये हमारे लिम्बाले जी। ठीक, हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले ग्लेन मैक्सवेल किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अंशकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के जो अंशकालीन सदस्य हैं वो हैं PV रविशंकर, इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं हमारे शैलेश सी मेहता जी। ठीक है, कौन है? तो शैलेश सी मेहता, इनको नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में दिल्ली सरकार ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा के लिए किस कार्ड की शुरुआत की गई है? तो अभी क्या है, हमारे दिल्ली में नई किसकी सरकार है? तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की जो CM है उनका नाम क्या है? तो रेखा गुप्ता है। ठीक है, और ये रेखा गुप्ता जी ये दिल्ली की 4th यानी चौथी महिला क्या है? CM है। इससे पहले कौन रही? तो सबसे पहले सुषमा स्वराज रही, उसके बाद नंबर आया शीला दीक्षित जी का नंबर आया। तीसरे नंबर हमारी आतिशी मारलेना जी का नंबर था, और चौथी हमारी कौन हो गई? रेखा गुप्ता जी हमारी CM है। तो अभी इन्होंने क्या किया है? महिलाओं और
नॉन ट्रांसजेंडर जो सदस्य हैं, और कौन से सदस्य, जिनके पास क्या है, जिनके पास दिल्ली में वोट डालने का अधिकार है, दिल्ली में वोट राइट है, उनको क्या किया जाएगा, उनको एक सहेली स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, सहेली स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो बसों में है वो मुफ्त यात्रा कर सकें, मुफ्त यात्रा बसों में कर सकें। ठीक है, तो बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए ये दिल्ली सरकार ने क्या किया है, एक सहेली स्मार्ट कार्ड निकाला है, जिससे महिलाएं इसमें मुफ्त में यात्रा कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरी जानकारी। अब हम बात करें अगर दिल्ली जो क्या है, दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें विधानसभा सीट कितनी है, तो 70 विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट कितनी है, तो लोकसभा 7 सीटें, और राज्यसभा यहाँ पर 3 सीटें हैं। तो लोकसभा 7, राज्यसभा 3 और विधानसभा 70 सीटें हैं। अगर बात करें दिल्ली को NCR का दर्जा यानी नेशनल कैपिटल रीजन कब घोषित किया गया, तो 69वां संविधान संशोधन कब हुआ है, 1991 में इसको NCR क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया। तो ये हो गई हमारी सारी जानकारी क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इसके बाद ये रही दिल्ली में बस सेवा। आदमी क्या करेंगे, खड़े होकर देखेंगे या बस चलाएंगे, महिलाएं मुफ्त में सवारी करेंगी। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ICG ने मिंजाम बंदरगाह पर नई जेटी का उद्घाटन कब किया है, तो कब किया, जब हमारे यहाँ पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था, तभी हमने लगे हाथ क्या कर लिया, तो ये भी कर लिया 5 जून को। विश्व महासागर दिवस भी कब है, तो 5 जून को। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई को भारतीय सेना में किस पद पर नियुक्त किया गया, तो उप सेना प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में एप्पल ने किसे अपना नया मुख्य संचालन अधिकारी यानी COO चीफ ऑपरेशन ऑफिसर किसे नियुक्त किया है, तो जो अभी भारतीय मूल के साहिब खान है, साहिब खान ये क्या है, भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल। और भारत में भी कहाँ से, तो भारत में एक जगह है मुरादाबाद कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो मुरादाबाद की क्या है, एक मैकेनिकल क्या है, इंजीनियर है, क्या है, इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। इनको अभी COO यानी चीफ ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर इनको नियुक्त किया है। तो किसने किया है, तो एप्पल ने किया है। और एप्पल के मालिक कौन है, इसके मालिक हैं टिम कुक इसके मालिक हैं। और इसके संस्थापक कौन थे, तो जो इसके संस्थापक थे उनका नाम था स्टीव जॉब्स। किसके द्वारा, तो स्टीव जॉब्स के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके मुख्य वो मालिक कौन है, तो टिम कुक है। तो ये रहे हमारे साहिब खान जो यूपी के मुरादाबाद से है और एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, और इनको अभी क्या बनाया गया है, तो COO नियुक्त किया गया है एप्पल का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में छठा स्टीफन मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है, तो ये जो हमारे अरविंद चिदम्बरम जी हैं उन्होंने जीता है, अरविंद चिदम्बरम। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को सिर्फ देखकर मत निकल जाया कीजिए, इनको आप रिवाइज कीजिए। ये क्वेश्चन इसलिए डाले गए हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आपको ये क्वेश्चन दिमाग में रट जाए और एग्जाम में आपको इनको याद करने की भी आवश्यकता ना पड़े। आपको क्वेश्चन देखते ही ये तुरंत से याद आ जाए कि भैया अरविंद चिदम्बरम जी ने ऐसा जीता है, यानी कोई और क्वेश्चन हो तो आपको ऐसा याद आ जाए। तो आप कोशिश किया कीजिए कि मेरे आंसर देने से पहले ये आपको आंसर पता हो। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य भी ये है कि आपको बार बार इनको याद करा दिया जाए, क्योंकि हमारी क्लास करंट को पढ़ाने के साथ साथ याद कराने पर भी जोर देती है। ठीक है, चाहे वो स्टैटिक्स जी के हो या हमारा
प्रीवियस करंट अफेयर हो, उन दोनों को हम इतनी बार आपको पढ़ा देते हैं कि आप उनसे याद करने लगे, यानी आपको वो सारी चीज़ें दिमाग में फिक्स हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, कब के लिए? तो 2025 में। सतपाल भानु को किस कंपनी का, ये जो हमारी LIC है, इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष या MD नियुक्त किया गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन 10वां, जिसे देखकर आप हमेशा बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो आज का तो टंटा खत्म, 10वां क्वेश्चन आ गया है, अब गुरुजी छोड़ देंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। हाल ही में एग्रीगेट इनोवेशन हब का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? तो ये हमारा शहर है क्रांति का शहर। कौन सा है? क्रांति का शहर। क्रांति का शहर कौन सा है? तो हमारा क्रांति का शहर है मेरठ। मेरठ में क्या एग्रीगेट इनोवेशन हब का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो कहाँ पर इसका ऑप्शन होगा? मेरठ में इसका शुभारंभ हो गया। मेरठ में भी कहाँ? तो मेरठ में एक विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय, यानी जिसका नाम क्या है? सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है? एग्रीटेक इनोवेशन हब का शुभारंभ किया गया है, जिससे हम आगे एग्रीकल्चर पर और रिसर्च कर सके। तो इसका शुभारंभ किसने किया? तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और यहाँ के लोकल जो नेता हैं उनका नाम है जयंत चौधरी। तो इन दोनों ने मिलकर इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। चलिए, तो ये रहे हमारे जयंत चौधरी और धर्मेंद्र प्रधान, दोनों ने यहाँ पर क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं हमारे जयंत चौधरी, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, दोनों ने इसका उद्घाटन किया है। अब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी का मैप, और यूपी के मैप में हम आपको पढ़ाएंगे यूपी से लगने वाले दूसरे राज्य, देश और यूपी के जो उत्तर के, आज हम पढ़ेंगे उत्तर के जिले जो उत्तराखंड से बॉर्डर साझा करते हैं, नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं सहारनपुर। सबसे पहला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, सबसे उत्तरी जिला। ये किससे बॉर्डर मिला रहा है? तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से, और ये उत्तराखंड से। तो हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर साझा करने वाला कौन सा हमारा जिला हो गया? तो सहारनपुर। उसके बाद मुजफ्फरनगर, उत्तराखंड से साझा करने वाले जिले कौन से हो गए? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो कितने जिले हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जिले हमारे उत्तराखंड से बॉर्डर साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश से एक बॉर्डर साझा करता है। तो हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर हो गया, और उत्तराखंड से बात करें तो सबसे पहले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और बरेली। ठीक है, तो कितने हो गए? एक बार फिर से याद करेंगे। सबसे पहले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। उसके बाद हमारा जो आता है नेपाल, नेपाल से साझा करते हैं कौन कौन से? तो पीलीभीत नेपाल से भी साझा करेगा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ही किससे हो गए? नेपाल से हो गए। कौन कौन से हो गए? सबसे पहले लखीमपुर खीरी नंबर 1, नंबर 2 बहराइच, नंबर 2 हो गया बहराइच, नंबर 3 श्रावस्ती, नंबर 3 श्रावस्ती, बलरामपुर 4, सिद्धार्थनगर 5, महाराजगंज 6 हुई क्या? अच्छा, एक पीलीभीत भी 7, पीलीभीत। तो कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती। तो 4 याद करेंगे, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और श्रावस्ती। या पीलीभीत तो दोनों तरफ है तो आपको याद हो ही गया होगा। अगले लखीमपुर खीरी, बहराइच और श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये हो गए हमारे ये। अब अगली बार जब पढ़ेंगे तो हम कोई और दिशा के इसके जिलों को याद करेंगे। तो चलिए, यह हो गया हमारा यूपी। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने आपको स्टैटिक्स जी के, करंट और
प्रीवियस मंथ के करंट को भी रिवाइज किया। दोस्तों आपके व्यू तो बहुत आते हैं, लाइक बहुत कम आते हैं। दोस्तों एक तो लाइक करें और दोस्तों के साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।